एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उरुगे राउंड मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन था। ये तकरीबन 7 से 7.5 साल तक जो है ये चला था 1986 से 1993 के बीच में, जिसमें बहुत सारे जो है एग्रीमेंट के ऊपर जो है यहाँ पर नेगोशिएशन हुआ था। और उसके बाद जो ये नेगोशिएशन हुआ उसको जो है रेटिफाई किया गया था अप्रैल 1994 में मराकेश मोरक्को में। मराकेश एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है इसको रेटिफाई किया गया था और ये सारे एग्रीमेंट जो है इनैक्ट हो गए थे जनवरी 1995 से, जैसे कि GATS, TRIPS, TRIM। इसी तरीके से एक एग्रीमेंट था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो कि इनैक्ट हुआ था जनवरी 1995 से। तो द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज ए WTO ट्रीटी that was negotiated during the Uruguay round of the General Agreement on Tariff and Trade and formally ratified in 1994 at Marrakesh, Morocco. The AOA came into effect in 1995. ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो उरुगे राउंड था, जो GATT का उरुगे राउंड था, उसी में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो कि रेटिफाई हुआ था 1994 में, यानी कि उस एग्रीमेंट को फाइनल अप्रूवल मिला था 1994 में और ये इनैक्ट हुआ था 1995 से। इस एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट था ये 13 पार्ट में डिवाइडेड है विथ 21 आर्टिकल्स। तो इस एग्रीमेंट में 21 आर्टिकल हैं और वो सभी आर्टिकल 13 पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो आप बात कर लें इस एग्रीमेंट के बारे में कि यानी कि एग्रीमेंट है किस चीज़ के लिए। तो देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी ट्रेड होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। अब कोई कंट्री है, वो कंट्री अपने यहाँ पे जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर डोमेस्टिक फार्मर हैं उनको जो है ढेर सारा सब्सिडी देकर जो है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम खर्चे में हो, तो जिससे कि वो सस्ते में जो है दूसरे कंट्री को बेच सकेंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से एक्सपोर्ट सब्सिडी जो अपनी गवर्नमेंट है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, वो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है। यानी कि अगर वो अपने यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी उस पर, यानी कि कम पैसे में चीप में जो है वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो दूसरे कंट्री में वो सस्ता मिलेगा, यानी कि डंपिंग हो रही है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि ट्रेड कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि फेयर ट्रेड नहीं हो रहा है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है ये नेगोशिएट किया गया था। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर सपोर्ट एंड सब्सिडीज गिवन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बाय कंट्रीज। तो इसका जो मेन मोटिव था, ये मेन मोटिव क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा जो है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दिया जाता है, या फिर जो सब्सिडीज दी जाती हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, उनको जो है रिड्यूस करना इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मेन मोटिव था। इट इज एम्ड टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो जब भाई एग्रीकल्चर सपोर्ट जो है गवर्नमेंट कम कर देगी और जो सब्सिडीज है उसको रिड्यूस कर देगी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड बैरियर्स हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एग्रीकल्चर के ट्रेड को लेकर, वो जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे और इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस जो है करने को मिलेगा डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को, और ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट जो है वो डेवलप होगा। द WTO's एग्रीकल्चर कमिटी ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर मेंबर टू एड्रेस रिलेटेड कंसर्न। तो WTO एग्रीकल्चर कमेटी बनाया गया है जिसमें जो भी अगर इससे रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो इस फोरम पे जाकर जो मेंबर है वो इसको एड्रेस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं वहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो WTO एग्रीकल्चर कमेटी, ये कमेटी जो है डेवलप की है। तो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर किसके लिए था, याद रहे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मेन फोकस यही था कि जो एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है डोमेस्टिक प्लेयर्स को कंट्री द्वारा, और सब्सिडीज जो प्रोवाइड की जा रही है डोमेस्टिक प्लेयर को कंट्री द्वारा, उसको रिड्यूस करना ही मेन मोटिव था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। तो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस डेवलपिंग कंट्रीज वेयर टू कंप्लीट देयर रिडक्शन कमिटमेंट बाय 2000 एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2004। तो यानी कि जब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इनैक्ट हुआ 1995 से, तो 1995 से 2000 तक यानी कि तकरीबन 5 साल तक जो डेवलप्ड कंट्री थी उनको जो है अपने जो है रिडक्शन को फुलफिल करना था, और वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 2004 तक इस रिडक्शन को जो है रिडक्शन कमिटमेंट को फुलफिल करना था। यानी कि इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में टाइम लिमिट दिया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको जो रिडक्शन कमिटमेंट है उसको 2000 तक फॉलो करना है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो रिडक्शन कमिटमेंट थे उनको 2004 तक फॉलो करना होगा। तो ये जो है यहाँ पर प्रोविजन था। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वेयर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी रिडक्शन, और यहाँ पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको जो है छूट दे दी गई थी, उनको कोई भी रिडक्शन नहीं करना था अपने एग्रीकल्चर सपोर्ट या फिर सब्सिडीज में।
द एग्रीमेंट कवर्स प्रोडक्ट दैट आर नॉर्मली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बट एक्सक्लूड फॉरेस्ट्री, फिशरी, रबर, सीसल, जूट, कोयर एंड अबैका। तो इन प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के उसमें रखा गया था। द फोकस ऑफ द AOA इज द एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे था AOA का, कि जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है ऐसी सब्सिडीज जो कि कंट्री जो है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फेयर ट्रेड नहीं हो पा रहा है, ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसको एलिमिनेट करना था। अकॉर्डिंग टू द WTO, द ओवरऑल एम ऑफ द एग्रीमेंट इज टू एस्टेब्लिश ए फेयर ट्रेडिंग सिस्टम दैट विल इंक्रीज मार्केट एक्सेस एंड इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो है ओवरऑल एम था WTO के अकॉर्डिंग AOA का, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात कर लें तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। एक मार्केट एक्सेस है, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट है और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट एक्सेस को लेकर कि क्या इसमें जो है प्रोविजंस बताए गए। तो मार्केट एक्सेस जो है ये आर्टिकल 4 में डिस्कस किया गया है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के आर्टिकल 4 में जो है मार्केट एक्सेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या कही गई, टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन मीन्स जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको जो है कन्वर्ट कर देना है टैरिफ्स में। जो कंट्री है अपने यहाँ पर जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के रखे उन्होंने उसको उनको टैरिफ में कन्वर्ट कर देना है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या हो गया कि कोई कोटा हो गया, कोई मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दी, कोई स्टेट ट्रेडिंग मेजर बना रखा है या फिर कोई वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, तो इन सबको जो है ये नॉन टैरिफ बैरियर है, इनको टैरिफ में जो है कन्वर्ट कर देना है। देन उसके बाद जब आप नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ में कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद आपको टैरिफ को रिडक्शन करना है, टैरिफ में रिडक्शन करना है। डेवलपिंग कंट्रीज वेयर ऑब्लाइज टू रिड्यूस टैरिफ बाई 24% इन 10 ईयर्स एंड डेवलप्ड कंट्रीज बाई 36% ओवर 6 ईयर। यानी कि 6 सालों में 36% तक जो है डिक्रीज करना था, टैरिफ का रिडक्शन लाना था डेवलप्ड कंट्री द्वारा, और 10 साल में 24% तक जो है रिडक्शन लाना था टैरिफ में बाई डेवलपिंग कंट्री द्वारा। तो ये जो है मार्केट एक्सेस को लेकर प्रोविजन थे। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, अगर आप टैरिफ ज़्यादा लगा दोगे बाहर के लोग आपके यहाँ पर आके सेल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कि आप टैरिफ को रिड्यूस करिए और जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको टैरिफ में बदलिए और उनको फिर जो टैरिफ में जो भी रेट है उसको रिड्यूस करिए। तो डेवलप्ड कंट्री को कहा गया कि 6 सालों तक आप 36% तक का रिडक्शन लाएंगे और 10 सालों में 24% तक का रिडक्शन करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिससे कि जो बाहर के लोग हैं वो आपके कंट्री का मार्केट एक्सेस कर सकें। दैट इज मार्केट एक्सेस प्रोविजन। क्लियर। इसके अलावा एक्सेस अपॉर्चुनिटीज भी देने की बात कही गई। मिनिमम एक्सेस इक्वल टू 3% ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन इन 1986 to 88 will have to be established for the year 1995, rising to 5% at the end of implementation period। तो यहां पर क्या कहा गया, 1986 से 1988 के बीच में जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन था उसका 3% आपको 1995 में भी इंप्लीमेंट करना होगा, उसका जो है मार्केट एक्सेस देना होगा अदर कंट्री के लोगों को, और ये 5% तक इंक्रीज भी आपको इसको करना होगा। दिस हैड इंक्लूड इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। तो इस मार्केट एक्सेस का मेन मोटिव क्या था, मार्केट एक्सेस में जो टैरिफ में रिडक्शन था, जो एक्सेस अपॉर्चुनिटीज देना था, इसका मेन मोटिव यही था कि जिससे कि ये जो ट्रेड बैरियर है उसको रिमूव किया जा सके और जो दूसरे कंट्री के फार्मर्स हैं, दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो जो है आपके मार्केट को एक्सेस कर सकें। तो मार्केट एक्सेस में 3 इंपॉर्टेंट बातें कही गई। नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करिए, टैरिफ को रिड्यूस करिए, डेवलप्ड कंट्री जो है वो 6 सालों में 36% तक रिडक्शन करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो 10 सालों में 24% तक रिडक्शन करेंगी, और वहीं पर डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि 1986 से 88 के बीच में था उसका 3% तक का आपको मार्केट एक्सेस देना होगा, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होगी अदर कंट्री के लोगों के लिए। वहीं पर जो दूसरा आर्टिकल था दैट इज आर्टिकल 6 रिलेटेड टू डोमेस्टिक सपोर्ट। आर्टिकल 6 रिलेटेड टू डोमेस्टिक सपोर्ट। अब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्या करती हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट करती हैं। भाई इरिगेशन के लिए आपको जो है सपोर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको जो है सब्सिडी दे दी, या फिर जो है सीड्स के लिए आपको सब्सिडी दे दी, फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दे दी। तो जब आप अपने जो फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज दोगे, डोमेस्टिक सपोर्ट दोगे, तो उनका प्रोडक्शन कम खर्चे में ज़्यादा होगा। अब जब कम खर्चे में ज़्यादा होगा तो उनका प्रोडक्ट सस्ता होगा एज पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अब क्या होगा कि उनको कहीं ना कहीं ये फेयर ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने जो है फार्मर्स को सब्सिडी दे देकर उनको जो है चीप प्रोडक्ट बना दिया है, तो ये फेयर ट्रेड नहीं हुआ। तो डोमेस्टिक सपोर्ट मींस द पॉलिसी सपोर्ट
एंड सब्सिडीज गिवन बाय कंट्रीज टू एनहेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पर लोगों को सब्सिडीज देती है, पॉलिसी ऐसे बनाती है जिससे कि उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनहेंस हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं जो है फेयर ट्रेड नहीं होगा जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा। आप अपनी कंट्री में तो ठीक है, अपनी कंट्री के लोगों की नीड को फुलफिल कर लेंगे, लेकिन जब ट्रेड करोगे किसी दूसरी कंट्री से के साथ तो फिर वहां पे फेयर ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा देकर जो है प्रोडक्शन को इनहेंस कराया है। तो द टोटल सपोर्ट गिवन इन 1986 to 88 measured by the total aggregate measure of support should be reduced by 20% in developed countries and 33.3% in developing countries। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो भी डोमेस्टिक सपोर्ट है जो कि आप अपने यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को देते हैं, तो अगर आप डेवलप्ड कंट्री हैं तो आपको 20% से रिडक्शन करना होगा, वहीं पर अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपको 13.3% से रिडक्शन करना होगा। किसके बेसिस पे? 1986 से 88 के बीच में जो टोटल एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट था उसका 20% डेवलप्ड कंट्री द्वारा और उसका 13.3% डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा रिड्यूस करना होगा। तो ये जो है डोमेस्टिक सपोर्ट में कहा गया। अब डोमेस्टिक सपोर्ट में जो अलग अलग टाइप के सपोर्ट आते हैं भाई, कुछ सपोर्ट जो है इरिगेशन के लिए दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट जो है हम रिसर्च के लिए दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे रहे हैं। तो इन जो अलग अलग सपोर्ट हैं जो डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको 3 बॉक्स में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रीन बॉक्स, एक है एम्बर बॉक्स और एक है ब्लू बॉक्स। तो इन तीनों बॉक्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन बॉक्स। द डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडीज आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस बॉक्सेस इन द WTO। तो ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स क्या है? ये वो पॉलिसीज हैं और सब्सिडीज हैं विच हैव नो और एट मोस्ट मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी रिडक्शन कमिटमेंट। यानी कि जो यहाँ पर अभी आपको डोमेस्टिक सपोर्ट में रिडक्शन की बात कहेगी कि डेवलप्ड कंट्री है वो 20% रिड्यूस करेंगे और डेवलपिंग कंट्री है वो 13.3% तक रिड्यूस करेंगे। ये रिडक्शन ग्रीन बॉक्स वाले आइटम पर नहीं लगेगा, ये रिडक्शन ग्रीन बॉक्स वाले आइटम पर नहीं लगेगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी रिडक्शन कमिटमेंट। तो ऐसा कोई भी डायरेक्ट इनकम जो कि फार्मर्स को दिया जा रहा है वो ग्रीन बॉक्स में आएंगे और वो उनमें जो है कोई भी रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे रिसर्च फंडिंग के लिए आपने कोई पैसा दिया, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए जो है गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड कोई पैसा गया, या फिर इंस्पेक्शन करवाने के लिए कोई आपने जो है इंस्पेक्शन प्रोग्राम को लेकर कोई आपने पैसा दिया है फार्मर्स को, तो इस केस में कोई भी रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन बॉक्स है, इनकी वजह से ट्रेड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा या फिर बहुत ही मिनिमम इफेक्ट आएगा ट्रेड में। तो इस वजह से क्या कहा गया, इनको ग्रीन बॉक्स में रखा गया, यानी कि ये सेफ है, इनकी वजह से ट्रेड पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये सब्सिडी दीजिए, आप ये सपोर्ट करिए अपने जो है डोमेस्टिक प्लेयर को, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। उसके बाद आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या हो गया? एम्बर मतलब होता है येलो ब्राउन सब्सटेंस टाइप का। तो एम्बर बॉक्स क्या हो गया? सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ कंट्री चीपर एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंट्री। एम्बर बॉक्स में उन सभी सपोर्ट को, उन सभी सब्सिडीज़ को रखा गया जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाता है एज पर कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंट्री। अब सपोज करिए कि आपने जो है आपके यहाँ पर गेहूं है, गेहूं को आप जो है उस पर सब्सिडी दे रहे हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो है सीड पर, उसकी जो है फर्टिलाइजर पर आप जो है सब्सिडी दे रहे हो, तो आपके यहाँ पर गेहूँ क्या होगा? सस्ते में मिलेगा। और वही सेम गेहूँ दूसरे कंट्री में क्या होगा? जो है वहाँ पर महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कंट्री जो सपोर्ट नहीं करती है। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रेड जो है फेयर नहीं होगा। तो वो सारी सब्सिडीज जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है आपकी कंट्री में सस्ता हो जाता है और सेम प्रोडक्ट किसी और कंट्री में महंगा होगा, तो उसको हम जो है एम्बर बॉक्स में रखेंगे। उस सभी सब्सिडीज, उस सभी सपोर्ट को हम एम्बर बॉक्स में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी इनपुट सब्सिडीज होती हैं, जैसे सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP होती है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, ये भी क्या है? ये भी एम्बर बॉक्स में आता है। तो अब इन सब की वजह से क्या होगा? इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा और सेम प्रोडक्ट किसी और कंट्री में वो महंगा रहेगा, क्योंकि आपकी कंट्री आपको जो है हर चीज़ में सपोर्ट कर दे रही है, हर चीज़ में आपको जो है सब्सिडी दे रही है। तो आपका खर्चा आया ही नहीं, जब खर्चा नहीं आया, कॉस्ट नहीं आया, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो अब जब ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेयर ट्रेड नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि इट इज कैप्ड एट 5% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर यह कहा गया कि एम्बर बॉक्स में ये सारी चीज़ें अगर जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका 5% ही दे सकती है अगर डेवलप्ड कंट्रीज है, और टोटल प्रोडक्शन, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% ही दे सकती है अगर डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? कैप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैप्ड कर दिया गया। क्लियर कि जो भी सब्सिडीज देनी है, ग्रीन बॉक्स में तो कोई कैपिंग थी ही नहीं, और वहाँ पे आप दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्बर बॉक्स में जो भी चीज़ें आती हैं अगर उसमें आप जो है सब्सिडी दे
दे रहे हो तो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 5% ही तक दे सकते हो अगर डेवलप्ड कंट्री हो, और अगर 10 डेवलपिंग कंट्रीज हो तो 10% तक जो है आप सब्सिडी दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, अगर वो एम्बर बॉक्स में आता है। वहीं पे तीसरा बॉक्स था ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या है? सब्सिडीज दैट आर टाइड टू लिमिट प्रोडक्शन बाय इंपोजिंग प्रोडक्शन कोटा और इंकरेजिंग फार्मर टू सेट असाइड लैंड फॉर अदर पर्पज। यानी कि बहुत बार जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो जो है उसका प्रोडक्शन लिमिट कर दें, यानी कि रोक दें। यानी कि बहुत बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज या फिर जो है सपोर्ट दिया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन ना किया जाए, जिससे कि जो लिमिट लगाई जाती है वहां पर कोटाज लिमिट लगाई जाती है। क्लियर? तो इस केस में कोई भी कैपिंग नहीं होगी, यानी कि इस टाइप के सपोर्ट में इस टाइप के जो भी सब्सिडीज दी जा रही है इस पर कोई भी कैपिंग नहीं होगी एज पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट खुद ही जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जो है वो सब्सिडी दे रही है, सपोर्ट दे रही है। भाई आप कह रहे हो कि जो किसान है वो अपना खेत खाली कर दे, इस बार जो है इस साल कोई भी फसल ना उगाए, तो कहीं ना कहीं जब फसल नहीं उगेगी तो आप कहीं ना कहीं जो है वहां पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो इस केस में जो है आप यहां पर कोई भी कैप नहीं है, आप जितना सब्सिडी देना है, जितना सपोर्ट करना है दीजिए, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। फॉर एग्जांपल सब्सिडीज टू लिमिट द नंबर ऑफ एनिमल, तो यहां पर क्या होगा? देयर इज नो कैप ऑन दीज सब्सिडीज। तो इस टाइप के सब्सिडीज पे कोई भी कैप नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि 10 जानवर से ज़्यादा कोई भी जो है अपने यहाँ पर जानवर नहीं रख सकता। अगर 10 जानवर से ज़्यादा है आपके पास तो जो एक्स्ट्रा जानवर है आप किसी और को दे दीजिए, उसके बदले में आपको सब्सिडी देंगे या फिर हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइप का जो है उसको ब्लू बॉक्स में रखा गया है और इस पर कोई भी कैपिंग नहीं है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर द्वारा। वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो ये जो है आर्टिकल 9 में इसको डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 9 में एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात कही गई है। तो देखिए अभी तक क्या था? पहला होता है कि टैरिफ, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगा दिया तो बाहर के लोग जो है आपके मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने कहा टैरिफ को रिड्यूस करिए। दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट, यानी कि आप क्या करते हो कि आप अपने यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ढेर सारा पैसा दे देते हो और वो क्या करते हैं, वो सस्ते में प्रोडक्ट उगाकर जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? फेयर ट्रेड नहीं होगा। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने क्या कहा? नहीं, आप जो है अपने सपोर्ट को लिमिट करिए। जो भी आप सब्सिडीज दे रहे हो, जो भी आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सपोर्ट दे रहे हो, उसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाइए। क्लियर? और उसके बाद तीसरा आ गया एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब क्या हो गया कि आपके यहाँ पर फेयर आपने जो है प्रोडक्शन कर लिया, आपने अपने फार्मर्स को जो है मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया, उन्होंने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वहाँ पर उगा लिया। अब जो है जब वो एक्सपोर्ट करते हैं, जब किसी दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उनको सब्सिडीज दे रहे हो कि एक्सपोर्ट करो, हम आपको जो है सब्सिडीज देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप क्या है? फेयर ट्रेड नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और वो क्या कर रहे होंगे? वो डंपिंग कर रहे होंगे। दिस कैन रिजल्ट इन डंपिंग ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एंड चीप प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज एंड डैमेज द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ अदर कंट्री। अब अपने यहाँ के प्रोडक्ट को सस्ता करके, सब्सिडी देकर आपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया और वही प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे कंट्री भेजे तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर होंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे, उनको नुकसान होगा। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को यहाँ पर लिमिट किया गया। देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंबर कंट्रीज कमिटमेंट टू रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो यहां पर जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में प्रोविजंस दिए गए हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रिड्यूस किया जाए। तो डेवलप्ड कंट्री हैं तो उनको ये मैंडेट किया गया कि वो एक्सपोर्ट सब्सिडी वॉल्यूम को 21% से रिड्यूस करें और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, उसको 36% से रिड्यूस करें इन 6 ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। और वहीं पर अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उनको जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी वॉल्यूम को 14% से रिड्यूस करना है और एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर को 24% से रिड्यूस करना होगा इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 10 ईयर। तो 6 साल में 21% और 36% डेवलप्ड कंट्री को और 10 सालों में 14% और 24% डेवलपिंग कंट्रीज को रिड्यूस करना होगा। और जो बेस जिसके बेसिस पे इसको रिड्यूस करना है वो 1986 से 1990 के जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है करना है। यानी कि 1986 से 1990 के बीच में जो भी एक्सपोर्ट सब्सिडी वॉल्यूम था उसका 21% और जो भी एक्सपेंडिचर था उसका 36% 6 सालों में डेवलप्ड कंट्री को करना है। 1986 से 1990 के लेवल्स में जो भी रहा है उसका 14% जो है और 24% डेवलपिंग कंट्री को रिड्यूस करना होगा, कट करना होगा विद इन 10 ईयर्स। तो ये जो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज को लेकर यहां पर बताया गया कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज में भी आपको रिडक्शन करना होगा, कट करना होगा, तभी जो है फेयर ट्रेड होगा। क्लियर? तो ये जो है यहां पर टाइम बाउंड था तो 1995 से इनेक्ट किया गया। उसके बाद 10 साल तक डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लगा रहा और जो है 6 साल तक डेवलप कंट्री के ऊपर जो है ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगे रहे। बाकी जो लीस्ट डेवलप कंट्री थे उन पर ये रेस्ट्रिक्शंस थे ही नहीं। तो होप आपको क्लियर होगा कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या था। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।